संवाददाता अपनी प्रतिक्रियाएं, अपने विचार, अपने सुझाव हमें भेजें। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर है और बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं जब आप देख रहे हैं कि चारों तरफ पूरी दुनिया इस समय चंद्रयान-3 की सफलता का भारत को न सिर्फ बधाई दे रही है, बल्कि ये भी कह रही है कि वाकई इतनी कम लागत में जिस तरह से भारत ने अपने इस अभियान को आगे बढ़ाया है और जो सफलता हासिल की है, यहाँ तक कि हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान ने भी अपनी टॉप न्यूज़ में इस खबर को जगह दी है और कहा है कि ऐसा करना, ऐसा चाहता तो दुनिया का हर देश है, लेकिन इसे करना मुमकिन नहीं है। अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस, पूरी दुनिया ने इसको एक बड़ी खबर के तौर पर अपने यहाँ जगह दी है और निश्चित तौर पर इसके लिए हमारी वैज्ञानिक बिरादरी जो इसरो से आती है और तमाम देश के वैज्ञानिक निश्चित तौर पर बधाई के पात्र हैं। सरकार जिसने इस प्रयास को निरंतर आगे बढ़ाया वो बधाई के पात्र है और भारत की 140 करोड़ जनता को बहुत बधाई। आज इस विषय को स्पर्श करते हुए आगे बढ़ने का मन है क्योंकि चंद्रमा हमारी सनातन परंपरा में भी एक बहुत गहरे श्रद्धा भाव से जुड़ते हैं। आप और हम सब की कुंडली जो बनती है सनातन परंपरा के हिसाब से, ज्योतिष पद्धति के हिसाब से, उसकी चंद्र राशि जो है उसका आधार चंद्रमा ही होते हैं। इसके अलावा अगर आप बात करें तो चंद्रमा को महर्षि अत्रि और अनुसुईया जी का पुत्र माना जाता है और ऐसा भी कहा जाता है कि इस धरती पर पहला शिवलिंग जो है वो सोम यानी चंद्रमा ने ही स्थापित किया, क्योंकि भगवान शिव के माथे की शोभा भी माने जाते हैं चंद्रमा। इसीलिए ज्योतिर्लिंग को सोमनाथ कहा गया जो गुजरात में है। हमारे जितने भी सनातन परंपरा के व्रत, तीज, त्यौहार हैं, चाहे आप गुरु पूर्णिमा की बात कर लीजिए या तमाम दूसरे जो त्यौहार हैं, उनमें चंद्रमा के दर्शन के बाद ही विधि विधान पूर्वक पूजा करने या व्रत को समाप्त करने की विधियां प्रचलन में हैं। तो कुल मिलाकर चंद्रमा एक अद्भुत रूप से हमारे सनातन परंपरा में स्थापित है। तो आज इस कार्यक्रम में अवसर भी है, मौका भी है कि बधाइयों के आदान प्रदान के बीच हम चंद्रमा के इस स्वरूप को भी समझें अपने विद्वान वक्ता से, भगवत गीता के अध्येता, मानस मर्मज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी जी से। प्रणाम कर रहा हूँ गोस्वामी जी। आज चंद्रयान की अद्भुत सफलता की आपको भी बधाई, तमाम व्यूअर्स, दर्शकों को भी बधाई जी। मैं आपके बंसल न्यूज़ के माध्यम से और हे प्रभु आनंददाता के रसिक श्रोताओं के, दर्शकों के माध्यम से संपूर्ण देश को, विश्व को चंद्रयान-3 की सफलता पर बधाई देता हूं। और ये भारत भूधरा पर प्रत्यक्षता एक जीवंत स्वर्णिम इतिहास अपना नृत्य करता हुआ प्रतीत हो रहा है। इसके लिए हार्दिक बधाई है। जब भी चंद्रमा की बात आती है तो आप एक बात समझिए कि हमारे यहाँ चाहे वो बालक हो, चाहे वो गृहस्थ जीवन का व्यक्ति हो, चाहे वो तपस्वी हो, चाहे वो व्यस्त व्यक्ति हो, हमारे यहाँ के प्रत्येक व्यक्ति के जीवन के प्रत्येक भंगिमाओं में चंद्रमा विद्यमान होता है। वो चंद्रमा को अलग अलग स्वरूप से जानता है। हमारे यहाँ तो देवताओं के मुखमंडल को भी चंद्रमा से ही हम लोग तुलना करते हैं। कई बार जो है प्रेमी प्रेमिका भी जो है चंद्रमुख का वर्णन दूसरे स्वरूप में करते हैं। चंद्रमा हमारे यहाँ मामा के रूप में सदैव विद्यमान रहा है, छोटे बच्चे की कहानी पहेलियों में विद्यमान रहा है। लेकिन चंद्रमा की इन सारी प्रक्रियाओं से हटकर एक गहरी अनुभूति आज जब पूरे विश्व को मिली है, तो मैं यहाँ आपको एक सनातन संस्कृति का रहस्य सुस्पष्ट करना चाहता हूँ। आप एक बात समझिए, हमारे यहाँ पंचकोश हैं। पंचकोश में हमारे यहाँ प्राणमय कोश है, मनोमय कोश है, अन्नमय कोश है, विज्ञानमय कोश है, आनंदमय कोश है। लेकिन विज्ञानमय कोश आनंद ब्रह्म के बहुत सन्निकट होता है। जब ज्ञान अपने विशिष्टावाद को प्राप्त करता है तो विज्ञान के पास पहुंचता है। हमारे यहाँ अखिल विश्व के लोगों के लिए ये कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष जो है, हमारे यहाँ चैत, वैशाख, जेठ, आषाढ़, हमारे यहाँ 27 नक्षत्रों की ये सारी गणनाएं संपूर्ण विश्व के लिए एक मिथक रहा है। लेकिन विश्व इनको ही प्रणाम करके जानते रहा है कि कैसे गणनाओं को पूरा करते हैं। एक बड़ी अच्छी बात अभी इन दिनों चर्चा में लोगों को मालूम चली कि चंद्रमा का एक दिन पृथ्वी के 14 दिन के बराबर होता है। तो लोग बड़े आश्चर्य में, 14 दिन के बराबर होता है, तो खूब आश्चर्य में आनंद ले रहे थे। अरे भाई, यही तो कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष है,
वो अपनी धुरी पर नहीं अरे घूमता। वाह, तो सूर्य जब पहुंचता है तो यही हम आपको समझाते हैं कि ये कृष्ण पक्ष है, शुक्ल पक्ष है, आदिम सभ्यता से, लेकिन आप समझ नहीं पाते। धरती पर रहने वाले किसी मनुष्य को कहो कि तुम सहस्त्र वर्ष की तुम्हारी अवस्था हो तो नहीं मानेगा। तो चंद्रमा में पहुंच जाए, जब चंद्रमा में पहुंच जाएगा तो 100 वर्ष का मनुष्य 1400 वर्ष का अपने आप हो जाएगा। उसकी उम्र 1400 वर्ष हो जाएगी, क्योंकि उसके एक दिन बराबर 14 दिन हो 14 गया। दिन तो होता वो है। सहस्त्र वर्ष का हो 14 जाएगा। दिन की रात्रि, हाँ, 14 दिन दिन का वो हो दिन। जाएगा। तो आप समझिए उसकी सहस्त्र वर्ष की अवस्था तो वैसी हो जाएगी। लेकिन ये हम सब लोगों ने मिथक कहकर, पाश्चात्य के लोगों ने, पूर्व हमेशा ज्ञान और विज्ञान का मुख है और पाश्चात्य हमेशा भौतिकता पर चलने वाला मुख है। ध्यान रखिए, जब भी ग्रह या लोकों की सच्चाई सामने आएगी, ये तो पहला चरण है, अभी तो दिख रहा है लोगों को, वो केवल भारत भूधरा से आएगी, क्योंकि ये दिव्यता भारत में जन्म लेने वाले लोगों को ही प्राप्त होगी। धन्य है वो दक्षिण में बैठे हुए लोग, धन्य है वो भारत भूधरा के वैज्ञानिक, जिन्होंने सनातन संस्कृति की इन परंपराओं का विश्लेषण करके विज्ञान में बड़ी गति प्राप्त की है। ये रहस्य का विषय है, ध्यान रखिए ना आप, बड़े गहरे रहस्य का विषय है। तो चंद्रमा की इस गुण गंभीरता को समझने से पहले आपको चंद्रमा के कुछ और तथ्यों को समझना पड़ेगा। चंद्रमा हमारे यहाँ चंद्रमा हमारे यहाँ एक लोक है। अब लोक है तो लोक का काम क्या है? आपको आपके जन्म का प्रमाण पत्र देना पहला काम है। वाह वाह जी, आपका जन्म बहुत होता सुंदर। है तो प्रमाण पत्र तो चंद्रमा को ही साक्षी मान कर दिया जाता है। हमारे यहाँ जन्म कुंडली बनाई जाती है, जन्म पत्रिका। जिस राशि पर चंद्रमा स्थित होता है वही शब्द उन नक्षत्रों का निकालकर आपका नाम रख दिया जाता है। तो आपका पंजीयन करने का डिपार्टमेंट तो चंद्रमा के पास ही है ना। वाह वाह वाह। अब वो अलग है कि आप नगर निगम और नगर पालिकाओं में जाकर अपना पंजीयन कराएं, लेकिन हमारे यहाँ तो तय ही किया गया है कि यदि आप यहाँ आ रहे हैं, ध्यान रखिएगा, जब हमारे प्राण तत्व यहाँ से निकलते हैं तो उत्तरायण और दक्षिणायन को ध्यान में रखकर उत्तरायण वाले सूर्य लोक को होते हुए जाते हैं और दक्षिणायन वाले चंद्रलोक में विश्राम करके जाते हैं। उसका कारण ये है कि चंद्रमा ही प्रमाण पत्र देता है। 27 नक्षत्र कैसे हैं आप समझिए मेरी बात को। दक्ष प्रजापति का विवाह जो है करदम अपने मनु की पुत्री प्रसूति के साथ हुआ है। तो प्रसूति के साथ जब हुआ तो उनकी जो 60 कन्याओं में से 27 कन्याएं चंद्रमा को ब्याह दी गई। ये 27 कन्याएं, देखिए यहाँ पर भास तत्व है, आप समझिए, ये 27 कन्याएं ही 27 नक्षत्र बने हैं, जिनके आधार पर आप अश्नि भरणी कृतिका रोहिणी मृगशिरा आद्रा पुनर्वसु पुष्य सलेखा मघा, ये सारे नक्षत्र जो हैं ये उनके अधिपति हैं नक्षत्रों के, चंद्रमा जो है वहां पर। तो आपको प्रमाण पत्र तो मिल गया, नक्षत्रों के अधिपति हैं चूंकि वो वहां पर, तो वो आपको मिल गए। अब नक्षत्रों के अधिपति थे तो वो रोहिणी से ज्यादा स्नेह करते थे 27 में से। अच्छा, तो बाकी जो बच्चियां थी उनकी, अर्थात बाकी जो नक्षत्र हैं, वो सब के सब अपने प्रजापति दक्ष के पास पहुंचे शिकायत करने के लिए। दक्ष तो वैसे ही क्रोधी स्वभाव के हैं, सती के भी पिता हैं वही, तो उनका स्वभाव ही क्रोध है। वो कहते हैं कि देखो ना, ये सारे के नक्षत्रों को छोड़कर केवल रोहिणी में जब आते हैं, क्योंकि रोहिणी नक्षत्र में कृष्णचंद्र जू देव का अवतरण हुआ था, तो वो कहते हैं वो उनको ज्यादा स्नेह करते हैं, तो उन्हें शापित कर देते हैं, क्षय रोग हो जाए। अब मैं शरद जी आपको अध्यात्म के साथ विज्ञान के प्रति भी आकर्षित करना चाहूंगा जी। आपने ग्रहण की परिभाषा निकाल दी कि सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी का आना या पृथ्वी या इनके मध्य आ जाना, जो भी विज्ञान की भाषा में कर दी, लेकिन आपने उन छाया वृष्टि का अनुपात नहीं निकाला, उस छाया ग्रह को अभी नहीं समझा। अभी आप समझेंगे। अभी आप चंद्रमा पर अपना परिचय पत्र लेकर गए हैं, पासपोर्ट नहीं मिला है आपको। पासपोर्ट मिलने का अर्थ है वो दिव्य दृष्टि मिलना, जिससे आपको सब कुछ दिखने लग जाए, और वो भारत को ही मिलेगा। पहुंचते वहां है। मैं भी ब्रजमंडल की यात्रा में गया था, चारों तरफ होटल, अट्टालिका, मंदिर, आश्रम, सड़कें, तरह तरह की व्यवस्था दिखी, लेकिन मैंने देखा उन व्यवस्थाओं के मध्य धूल में ढूंढते हुए वो भक्त भी दिखे कि यहाँ कृष्ण रज भी है कहीं, वहां वो कृष्ण की छाया को ढूंढते मिले। तो कहीं आप इस भौतिकता के अंधकार में उस दूरबीन से वंचित ना हो जाएं, तो वो पासपोर्ट भी चंद्रमा ही आपको प्रदान करेगा। जिस प्रकार भारत में रहने वाला भारतीय कहलाता है, उसी प्रकार चंद्रलोक में रहने वाला हर व्यक्ति चंद्रमा ही कहलाता है। तो आप ये मत समझिए कि चंद्रमा एक व्यक्ति है जो आएगा, उस लोक में जितने भी लोग रहते होंगे वो चंद्रमा ही कहलाएंगे, वहीं अमृत रस का स्वाद आपको प्राप्त होगा। ठीक बात। तो जब उन्होंने ये शिकायत की
तो उनकी शिकायत पर मैं अब यहाँ ध्यान वैज्ञानिकों का भी करना चाहूँगा। तो उनके शापित हो गए, क्षय रोग हो गया उनको, पहली बार इस रोग का नाम आया है वेद में, ध्यान रखिएगा, क्षय रोग। आप अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो समझ लीजिए टीबी हो गया चंद्रमा टीबी को। हो गया। तो जब चंद्रमा क्षयित होने लगे तो उन्होंने उस जिस क्षेत्र में परमात्मा भोले भंडारी का ध्यान करके उनकी चरण शरण लेकर साधना की, वो क्षेत्र ही प्रभास क्षेत्र कहलाया। प्रभास का अर्थ होता है चंद्रमा। द्वारिका के पास बना हुआ वो क्षेत्र, और जहाँ शिव जी प्रकट हुए उसे सोमनाथ कहते हैं। आप कभी सोमनाथ की यात्रा करें, वहाँ चंद्रदेव आए हैं। तो अगर वहाँ विज्ञान की परतें वहाँ आप खोलना चाहेंगे तो चंद्रमा की वो विशेषताएं भी वहाँ आपको प्राप्त हो जाएंगी जो नक्षत्रों से जुड़ी हुई होंगी। चंद्रमा की इस विशेषता पर आप समझिए कि भगवान ने 12 कलाओं के साथ राम का अवतार लिया है और 16 कलाओं के साथ कृष्ण का अवतार लिया है, लेकिन दोनों ही नाम में चंद्र लगे हुए हैं। ये चंद्रमा की वो विशेषता है, रामचंद्र और कृष्ण चंद्र। आप ध्यान रखिए, क्योंकि चंद्रमा की वो प्रक्रिया आप ध्यान रखिए। राम लला तो मध्यकाल में आए, पावन काल लोक विश्राम, भरी दोपहरी में, लेकिन उस समय वर्णन है कि उस दोपहरी में भी क्षितिज पर, आसमान पर, तो तुलसी ने बड़े जुगत से ही वर्णन किया है कि वहां पर जो है चंद्रमा भी प्रकट हो गए। उन्होंने कहा परमात्मा आप ऐसे समय में आए कि मैं आपका दर्शन नहीं कर पा रहा हूं। तो परमात्मा ने कहा चलो तुम मेरे नाम के साथ लग जाओ। लेकिन जब कृष्णचंद्र जी आए तब वहां पर अष्टमी की अंधेरी रात थी। चंद्रमा छोटे स्वरूप में था, लेकिन चंद्रमा ने सारी मर्यादाओं को छोड़कर अपना प्रकाट्य किया और परमात्मा चंद्रवंश में ही आए, सूर्यवंश के राम और चंद्रवंश के कृष्ण। अब यहाँ एक और मूलता के साथ चिंतन करने की आवश्यकता है। चंद्रमा की प्रक्रिया जो है, जब चंद्रलोक में यहाँ से हम पहुँचते हैं और चंद्रलोक का जितने भी प्रकार का वर्णन हमारे वेदों में मिलता है, वहाँ इस बात को बड़ी गूढ़ता से ध्यान रखना पड़ेगा कि चंद्र वहाँ दृश्यमान रूप में विद्यमान है। भारत भूधरा के वैज्ञानिकों को मेरी तो शुभकामना है। बहुत जल्दी हो सकता है ये तन ना रहे, हो सकता है आप ना रहें, हो सकता है कि युग भी बीत जाए, लेकिन बहुत जल्दी वो दिव्य दृष्टि मिलेगी कि चंद्रमा में उनको जीवन भी मिलेगा और चंद्रमा में आप जीवन यापन करने जा भी पाएंगे। ये संभव होगा हमारे यहाँ के लिए। दूसरा, आप एक बात ध्यान रख लीजिए, जितने भी विश्लेषण वैज्ञानिक कर रहे हैं विश्व के, उन सारे वैज्ञानिकों को हमारे ज्योतिष शिशुमार चक्र का वर्णन है हमारे यहाँ व्यवस्थित रूप से एक ऐसे बालक को स्पष्ट किया गया है। आप देखिए ना, आपके पास दूरबीन है, वहाँ से तस्वीरें भी लेते हैं आप लोग, वैज्ञानिक तो निकालते हैं। एक ऐसा बालक जिसका सर नीचे है और पैर ऊपर है, ऐसा तारामंडल में बनकर एक शिशुमार चक्र बनता है। इन सारे चक्रों के अधिपति हैं। चंद्रमा की अवस्था यहाँ से 14 दिन के अंतर पर है, तो चंद्रमा से आप इन दिनों के अंतर को लो लेंगे तो 365 दिनों के अंतर से, अर्थात जहाँ मनुष्यों के 365 दिन बराबर एक दिन होता होगा, वो पितृलोक है। और चंद्रलोक का संबंध सीधे सीधे पितृलोक से भी है। तो आपके जीवन में ये अमृत काल आया है। भारत भूधरा के वैज्ञानिकों को मेरा प्रणाम है जिन्होंने इस अमृत काल को प्राप्त किया है। चंद्रमा ब्रह्मा के पुत्र हैं। हमारे अध्यात्म ने इसकी बड़ी गूढ़ता के साथ वर्णन किया हुआ है कि अत्रि अनुसुईया ने जब जगत के ईश्वर को ध्यान में रखकर आराधना की तो जगत के ईश्वर में तीनों पहुंच गए। वहाँ ब्रह्मा जी भी पहुंच गए, विष्णु जी भी पहुंच गए और शिव शंकर जी भी वहाँ पहुंच गए। अब परीक्षा लेने के लिए उन्होंने अनुसुईया मैया से कहा कि मैया, हमें तो मातृ स्वरूप में आकर के आप दुग्धपान कराइए, तब हम आपके यहाँ का आतिथ्य ग्रहण करेंगे। तो मैया परम सतीत्व की धनी थी, एक जल का सिंचन किया और तीनों को शिशु बना दिया। और तीनों शिशु बन गए तो 3 स्वरूप में शिशु हो गए वो। एक स्वरूप से दुर्वासा के रूप में शिव जी ने अवतरण धारण किया, एक स्वरूप से ब्रह्मा जी ने चंद्रमा के रूप में अवतरण धारण किया और एक स्वरूप से दत्तात्रेय बनकर भगवान विष्णु चले आए। ये चंद्रमा का मेधावी पुत्र है बुध। ये बुधादित्य योग जो बनते हैं यहाँ ज्योतिष में, तो आप ध्यान रखिए, चंद्रमा हमारे यहाँ मन का प्रतीक है। आप अपने मन को एकाग्र कर सकते हैं, वैसे ही जैसे वैज्ञानिकों ने अपने मन को एकाग्र किया। और मन जब एकाग्र होता है तो उसका नाम होता है प्रज्ञान। प्रज्ञानम ब्रह्म। ध्यान रखिएगा, जब ज्ञान प्रज्ञान का स्वरूप ले लेता है तो ध्यान रखिए, आप चक्रवर्ती से ऊपर कब हो पाते हैं? जब सारे संशय हटा दें। जो संशयों का नाश करे उसे विक्रम कहते हैं।
वाह वाह तो वाह संशयों का नाश करने के लिए विक्रम गए थे। विक्रम अचूक होते हैं जी। और वहां से ही प्रज्ञान निकलता है और प्रज्ञान ब्रह्म रूपी सफलता को प्राप्त करता है। बहुत तो सुंदर। मेरी ओर से वाह वाह हार्दिक वाह। हार्दिक शुभकामना है हाँ हाँ कि हाँ। चंद्रमा की ऐसी असीम कृपा हो जी कि जी जी। प्रत्येक भारतवासी के घर में आनंद का अमृत बरसे, विश्व में शांति हो और चारों ओर चहुं ओर भारत अपनी कीर्ति पताका फैलाए। भारत की कीर्ति पताका तो चंद्रलोक में वैसे ही है, क्योंकि सारे देवता जब एकत्रित होते हैं हमारे यहाँ श्रीमद् भागवत में, तो वो धन्य भाग उन्हीं का मानते हैं कि धन्य है ऐसे प्राणी जिन्होंने भारत भूधरा में जन्म लिया है। वाह डॉक्टर साहब, आज तो आपने ऐसा अमृत बरसाया है कि आनंद से भर गया है मन। और इतना मौलिक विश्लेषण चंद्र पर, ये प्रणाम है आपको। वाह, आनंद आ गया। तो आप देखिए, जहाँ संशय न हो वहाँ विक्रम है, उसका नाम विक्रम है। इसीलिए विक्रमादित्य आपकी हमारी अपनी उज्जैनी के तमाम संशयों से मुक्त, जो कड़कड़ाती ठंड में रात के बिल्कुल कहिए बिल्कुल 12 से 2 के बीच में बेताल जैसे डरावने एक प्रेत पिशाच से भी भयानक को पीठ पर लाद कर चलते हैं। और प्रज्ञान वो है जहाँ प्रज्ञा और अपने अद्भुत स्वरूप में सामने प्रस्फुटित हो और वो प्रज्ञान बन जाए। तो विक्रम हमारे लैंड करने वाले लैंडर बने और प्रज्ञान बने हमारे रोवर। तो बताइए कितना, आप देखिए भारतीय प्राचीन मनीषा, इसीलिए हमारे नाम, चाहे हमारे फाइटर प्लेन हो या हमारी वैज्ञानिक मनीषा हो, उसके नाम। और कितनी सुंदर डॉक्टर साहब ने हिंट किया है कि चाहे हमारी वेदशालाएं हों, ऑब्जर्वेटरीज हों, उज्जैन की, जयपुर की, इनके संबंध कभी रहे हैं, रहे होंगे। और कितनी सुंदर बात वैज्ञानिकों के लिए कही है डॉक्टर साहब ने। देखिए, इसको सिर्फ इस तरह से खारिज कर देना कि भावना में लिया गया है, विश्लेषण के सिरे होने चाहिए। नहीं, यहाँ मैं जी एक बात जी और जी डॉक्टर स्पष्ट साहब। कर देना चाहता हूँ। देखिए, पहले आप हमारी जो वैदिक भाषा है उसको आप समझिए। जहाँ ज्ञान की सीमा समाप्त हो जाती है वहीं विज्ञान। वहाँ विज्ञान प्रारंभ होता है, और जहाँ विज्ञान की सीमा समाप्त हो जाती है वहाँ अध्यात्म प्रारंभ होता है। क्योंकि अध्यात्म आपको आनंद रूपी ब्रह्म से मुलाकात कराता है, और वही आनंद रूपी ब्रह्म ही अमृतमय कोश है। तो अभी आप विज्ञान की सीमा को पूरा कर रहे हैं, और विज्ञान की सीमा से जो बहुत कुछ सुंदर। भी प्रकट होगा वो अध्यात्म है। आप वाह वाह। तो इसी को, अमृत को अपने मन में आत्मसात करिए। अगले एपिसोड में एक और विषय के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी।